सभी साथियों को नमस्कार। सक्षमता परीक्षा में जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उस पर आधारित तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जितने भी शिक्षक इस बार सक्षमता परीक्षा दिए हैं और जो शिक्षक आगे सक्षमता परीक्षा देंगे, दोनों के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो इस बार एग्जाम में पूछा गया था वो है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था। इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदन को है। किसे है? संसद के दोनों सदन को है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कुल 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? ये केवल और केवल भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो बता दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिए, विधानसभा के विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है जिसमें 370 को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग क्या किया गया? बनाया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे मामलों को निर्णय लेता है। उठे मामलों में कौन निर्णय लेता है? तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ही ये मामला जाता है और उसी को निर्णय लेने का अधिकार है। अगला है, भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ का तत्व किस मौलिक अधिकार से में प्रतिबिंबित होता है? तो रूल ऑफ लॉ समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी में क्या होता है? प्रतिबिंबित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उसे क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? तो इसकी रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? राष्ट्रपति को भेजी जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं? तो कुल 29 विषय क्या किए गए हैं? इसमें रखे गए हैं। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। याद रखिएगा, किसके? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला है, कोई बिल सिलेक्ट कमेटी को कब भेजा जाता है? तो द्वितीय वाचन के पश्चात, यानी सेकेंड रीडिंग के बाद ही किसी बिल को क्या होता है? सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर कौन होते हैं? तो उसके लिए वोटर होते हैं संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? तो ये बना 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वें। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? दक्षिण पूर्व
में बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला प्रश्न है पूर्वांचल की पहाड़ियों को किस देश से अलग करती है? तो पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से क्या करती है? अलग करती है। अगला प्रश्न है मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये श्रीलंका से क्या करते हैं? अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य आप सभी को पता है कि 8 राज्यों से कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? तो ये अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट है भारत में संप्रभु किसे बताया गया है? तो भारत में संप्रभु हम भारत के लोगों को क्या किया गया है? बताया गया है। नेक्स्ट है 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो कुल 51 देशों ने क्या किए थे? उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में यह क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इसे पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसे भावर कहा जाता है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये आपका कच्छ के रण में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा क्या है? तीनों ओर से बांग्लादेश से घिर गया है। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट अरावली और बिंद श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। याद रखिएगा कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू द्वीप का अंग था। किसका अंग था? जम्बू द्वीप का अंग था। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो ये 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये बैरन और नारकोंडम के बीच स्थित है। नेक्स्ट है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद है। नेक्स्ट है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी है कुर्नूल। कौन सी है? कुर्नूल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। नेक्स्ट है मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। नेक्स्ट है दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है अन्नामुदी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अन्नामुदी नामक चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। आरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो बानास नदी निकलती है। कौन? बनास नदी। नेक्स्ट है कौन सी नदी असम का अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो सीमा बनाती है वो है संकोसी नदी। कौन है? संकोसी नदी। कुछ साइंस के प्रश्न है
जो इस बार पूछे गए थे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? इसे स्तंभ मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग नीला, पीला, हरा होता है। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। नेक्स्ट है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो ये रतन जोत जिटरोफा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम बताएं। तो बर्ड फ्लू के विषाणु का नाम है H5N1 और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम है H1N1। नेक्स्ट है जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग विधि क्या होती है? अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो कोशिकत्व के कारण क्या होता है? ये चढ़ जाता है। नेक्स्ट है गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण वाली गैसों से क्या करते हैं? गोताखोर सांस लेते हैं। नेक्स्ट है भोपाल गैस दुर्घटना कौन सी गैस रिसी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या हुई थी? रिस गई थी। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। कौन सा है? वर्षा का जल। नेक्स्ट है कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो हीलियम गैस को नोबल गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। हवा से हल्की कौन सी गैस है? तो हवा से भी जो हल्की गैस है वो है आपका हाइड्रोजन। हवा से भारी कौन सी गैस है? तो हवा से भारी जो गैस है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। अगला है आपका कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो प्रोपेन ब्यूटेन कुकिंग गैस में गैस होती है। नेक्स्ट है आपका चमकने वाला माचिसों में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन सा है? तो ये फास्फोरस है। कौन है? फास्फोरस है। जनसंख्या से रिलेटेड इस बार हर शिफ्ट में प्रश्न कम से कम 2 पूछा गया था, इसलिए जनसंख्या वाला टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसे देख लेते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुआ। लॉर्ड रिपन के समय से क्या हुआ? देश में कंटिन्यू जनगणना होने लगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 1921 को। जनगणना से सर्वोत्तम अनुच्छेद संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 246 को। जनगणना विषय है तो 7वीं अनुसूची के संघ सूची से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनांकिकी की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनांकिकी। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। 2011 की बातें हो रही है। प्रथम जनगणना कमिश्नर W प्लाडेन थे। कौन थे? W प्लाडेन। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे गोपालास्वामी, RN गोपालास्वामी। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? C चंद्रमौली। कौन थे? C चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? तो 1931 में। कब हुई? 1931 में। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार प्रश्न पूछा गया था। कुल जनसंख्या भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का परसेंट है तो वो है कुल 17.5%। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 62.32 करोड़, परसेंटेज में 51.47%। महिला की जनसंख्या 58.75 करोड़, परसेंटेज 48.53। 10 की वृद्धि जो रहा 2011 के जनगणना में वो 17.7% रहा। कितना? साक्षरता दर का बात करें टोटल तो 73, पुरुष की बात करते हैं 80.9 और महिला की बात करते हैं 64.6%। लिंगानुपात बात करें तो भारत का लिंगानुपात रहा 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं। जनसंख्या घनत्व की बातें करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात रहा केरल का 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं। न्यूनतम लिंगानुपात रहा हरियाणा का 1000 पुरुष पे 779 महिलाएं। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात रहा पुदुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात रहा दमन एवं द्वीप का। इस तरह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लीजिए, सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व रहा दिल्ली में। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व रहा अंडमान निकोबार समूह में। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य का है, न्यूनतम जनसंख्या आपका सिक्किम राज्य का है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जो जनसंख्या है वो आपका दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या लक्षद्वीप का एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है वो आपका नागालैंड है। कौन है? नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल में 94%, न्यूनतम बिहार में 61.8%, न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार में 51.5%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, सबसे बड़ा जिला आपका थाने महाराष्ट्र, सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक देखेंगे जो ऐतिहासिक पुस्तक था जिससे बार बार प्रश्न पूछा गया इस बार, तो उसे देख लेते हैं। कुमार संभवम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, गीत गोविंद जयदेव। सबसे पहले तीनों बुक के लेखक कौन है? कालिदास। मालती माधव पुस्तक के लेखक भवभूति, उत्तर रामचरितमान के लेखक भवभूति और पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, याद रखिएगा काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, बिजक के लेखक कबीरदास, रमैनी के लेखक कबीरदास और सबद के लेखक भी कबीरदास। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, चित्रांगदा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, विसर्जन के लेखक भी वही है, गार्डनर के लेखक भी वही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हंगरी स्टोन्स के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम, कागज देख कहते कैनवास अमृता प्रीतम, 49 डेज अमृता प्रीतम, इंदिरा गांधी रिटर्न्स खुशवंत सिंह। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं क्योंकि 30 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और बहुत ही जल्द नेक्स्ट फेज का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप तैयारी अभी से कंटिन्यू रखिए क्योंकि इस बार का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह के प्रश्नों का लेवल था हो सकता है अब 1-2 नंबर से रह जाएं, तो तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास।